सोचिए एक ऐसी लग्जरी घड़ी जिसका प्रोडक्शन सालों पहले बंद हो चुका है। अच्छा। और दुनिया भर के जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में उस एक घड़ी के लिए बोली लगा रहे हैं। कीमत 70 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बाप रे, 70 करोड़ एक घड़ी के लिए? हाँ वही तो। कोई आम इंसान सोचेगा कि ये सिर्फ एक घड़ी है, मतलब वक्त ही तो बताती है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि वो वक्त नहीं खरीद रहा, वो एक ऐसी मोनोपोली खरीद रहा है जिसे दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और आज के इस 2026 के गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में डीएलएफ के गोल्फ कोर्स रोड प्रोजेक्ट्स की कहानी एकदम ऐसी है। एग्जैक्टली। द कैमेलियाज जैसी प्रॉपर्टीज अब सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रही, वो एक ऐसी वेल्थ क्रिएशन मशीन बन चुकी है जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के वैल्यूएशन मॉडल्स को चुनौती दी है। अब डिले, कर्ज और अनसोल्ड इन्वेंट्री एक आम बात मानी जाती थी। वहाँ किसी कंपनी ने खुद को एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल लिया। वही तो। और इसलिए आज 5 जून 2026 को हमारी इस गहन चर्चा का एक बहुत ही क्लियर मिशन है। हमारे पास कंपनी की ताज़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस है, रियल एस्टेट लिस्टिंग्स और ताज़ा समाचार भी हैं। जी, और इन सभी स्रोतों का डीप डाइव करके हम डीएलएफ की इस बढ़चाहत के पीछे की असल फाइनेंशियल इंजीनियरिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी सीरियस निवेशक के लिए डीएलएफ की स्ट्रैटेजी को समझना सिर्फ रियल एस्टेट ट्रैक करना नहीं है, ये धन सृजन यानी वेल्थ क्रिएशन का एक मास्टर क्लास है। और इस मास्टर क्लास का सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है कंपनी के लोकेशन मोड से। मोट यानी एक ऐसा किला जिसे कोई और भेद न सके। राइट। गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ का वही किला है। यहाँ की जमीन उन्होंने 90 के दशक में ही एक्वायर कर ली थी, तो आज किसी नए डेवलपर के पास वहां उतने बड़े पैमाने पर आने का कोई चांस ही नहीं है। श्रोत इस बात को बहुत क्लियरली हाईलाइट करते हैं। मतलब जब हम गोल्फ कोर्स रोड के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के आंकड़े देखते हैं ना, तो दिमाग घूम जाता है। द कैमेलियाज में आज एक आम रेजिडेंस की कीमत 70 करोड़ के पार जा चुकी है। 70 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, बिल्कुल। और द क्रेस्ट, द अरालियाज या द मैग्नोलिया जैसे प्रोजेक्ट्स एक अलग ही लीग में है। पर इस इकोसिस्टम में जो सबसे ताज़ा सुनामी आई है वो है 2026 का नया लॉन्च द डालियाज। वो द डालियाज, इस प्रोजेक्ट ने तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट ही बदल दिया है। वे ना, इसे द कैमेलियाज का भी अल्ट्रा लग्जरी सक्सेसर बताया जा रहा है। 17 एकर्स की विशाल जमीन पर सिर्फ 420 रेजिडेंट्स हैं। सिर्फ 420? हाँ, और इस लो डेंसिटी लिविंग की शुरुआती कीमत ही 50 करोड़ रखी गई है। ये सिर्फ एक घर बेचने की बात नहीं लगती मुझे, ये एक एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप बेचने जैसा है। यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डीएलएफ इस एक्सक्लूसिविटी को बरकरार रखते हुए भी दूसरे माइक्रो मार्केट्स में हाई वॉल्यूम ग्रोथ कैसे ला रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर गोल्फ कोर्स रोड एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी वॉच है, तो सदर्न पेरिफेरल रोड यानी एसपीआर वो एक हाई ग्रोथ टेक स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। एसपीआर वाले इलाके में डीएलएफ ने अपनी प्रिवाना सीरीज पर पूरा जोर लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, प्रिवाना साउथ और प्रिवाना वेस्ट की सक्सेस के बाद अब प्रिवाना नॉर्थ आया है। हाँ, और इसकी कीमत 7 करोड़ से 12 करोड़ की रेंज में है। प्रिवाना नॉर्थ में 50 फ्लोर्स के टावर्स हैं और 12.6 एकड़ का फुटप्रिंट है। इसे भी काफी लो डेंसिटी बनाया गया है। तो जो निवेशक गोल्फ कोर्स रोड की 50 करोड़ वाली रेंज में एंटर नहीं कर पा रहा, वो सीधा एसपीआर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ग्लोबल सिटी के प्लान्स हैं। मतलब आने वाले 10 सालों में कैपिटल एप्रिसिएशन का एक बड़ा मौका दिखता है वहाँ। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी कहानी में ना एक एलिमेंट ऐसा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, और वही डीएलएफ की सबसे बड़ी ताकत है। क्या है वो ताकत? रियल एस्टेट में एचएनआई निवेशकों का सबसे बड़ा डर क्या होता है? इलिक्विडिटी, है ना? हाँ, यानी जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी का जल्दी ना बिकना या पैसा फंस जाना। ये तो बहुत बड़ा डर है। सही कहा, पर हमारे स्रोत दिखाते हैं कि डीएलएफ के गोल्फ कोर्स रोड की प्रॉपर्टीज सेकेंडरी मार्केट में यानी रीसेल में लिस्टिंग प्राइस पर 45 से 90 दिन के अंदर लिक्विड हो जाती हैं। वेट, सिर्फ 45 से 90 दिन? हाँ, वहीं दूसरे बड़े बिल्डर्स के सेम सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को बिकने में आराम से 4 से 6 महीने लग जाते हैं। 45 से 90 दिन में 50 करोड़ या 70 करोड़ का एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाना, ये तो रियल एस्टेट के स्टैंडर्ड से लगभग लिक्विड बॉन्ड की तरह काम कर रहा है। वही तो। पर इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? एक फिजिकल एसेट इतनी जल्दी कैसे ट्रेड हो सकता है? इस लिक्विडिटी के पीछे बैंक पैनल स्टेटस का बहुत बड़ा रोल होता है।
जब भी कोई नई या रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट में आती है तो सबसे ज्यादा टाइम ड्यू डिलिजेंस, टाइटल क्लियरेंस और बैंक लोन में लगता है। हाँ, वो पेपर वर्क लंबा चलता है। लेकिन डीएलएफ के केस में एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे हर बड़े बैंक ने इनके प्रोजेक्ट्स को प्री अप्रूव किया हुआ है। उनका लीगल फ्रेमवर्क इतना सेट है कि बायर को लोन आने में महीने नहीं लगते। ओ आई सी। और इसके अलावा एचएनआई बायर्स में हमेशा हाई डिमांड रहती है। उन्हें पता है कि द डालियाज या कमेलियाज में अब सप्लाई कैप हो चुकी है, तो जैसे ही सेकेंडरी लिस्टिंग आती है उस पर प्रीमियम ऑफर हो जाता है। ये सप्लाई और डिमांड का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जिसे एग्जीक्यूशन के साथ उन्होंने परफेक्शन तक ले लिया है। पर एक ऐसी फिजिकल मोनोपोली और लिक्विडिटी होने का असर कंपनी की बैलेंस शीट पर कैसा दिखता है, थोड़ा इस पर आते हैं। सही मुद्दा है। क्योंकि ना Q4 FY26 के नंबर्स पढ़ते वक्त मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज दिखी। FY26 में DLF अपने डेवलपमेंट बिजनेस में पूरी तरह से ग्रॉस डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो गया है, जो कि रियल एस्टेट जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में एक चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। पर इसमें एक अकाउंटिंग का बड़ा अजीब पेच है जो हर स्मार्ट निवेशक को समझना चाहिए। जब Q4 के नतीजे आए तो रेवेन्यू में 42% की भारी गिरावट थी और नेट प्रॉफिट लगभग 1269 करोड़ पर आकर रुक गया। पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि जब द हालियाज ऑफ रिवाना नॉर्थ में हजारों करोड़ की प्री सेल्स चल रही हैं, तो Q4 में ये रेवेन्यू और मुनाफे का ग्राफ अचानक नीचे क्यों चला गया? मैं समझता हूँ। यहाँ इंड AS 115 यानी रियल एस्टेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। जो भी प्री सेल्स होती है ना, उनको रेवेन्यू नहीं माना जा सकता। अच्छा, तो वो बैलेंस शीट पर कैसे दिखती हैं? रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होता है जब एक्चुअल प्रोजेक्ट का पोजेशन बायर को डिलीवर होता है। जो प्री सेल्स हैं वो एडवांस या डिफर्ड रेवेन्यू की तरह दर्ज होती हैं। ओ, तो Q4 में रेवेन्यू इसलिए गिरा क्योंकि उस क्वार्टर में पुराने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी का साइकिल थोड़ा हल्का था। एग्जैक्टली। असल वैल्यूएशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नहीं टिकती इन मैटर्स में। फोकस कैश जनरेशन पर होता है। कंपनी के पास ऑपरेशनल कैश कितना आ रहा है वो जरूरी है। वही ना। और इसी वजह से 1269 करोड़ के एवरेज नेट प्रॉफिट के बावजूद कंपनी डेट फ्री हो पाई और अपने निवेशकों को 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया। बिल्कुल। उनका कलेक्शन साइकिल इतना मजबूत है कि नए कंस्ट्रक्शन या लैंड एक्विजिशन के लिए उन्हें बाहर से महंगा कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात और, इस ऑपरेशनल कैश फ्लो को एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन मिलती है जो रियल एस्टेट के अप एंड डाउन साइकिल्स को एकदम बैलेंस कर देती है। आप कमर्शियल लीजिंग बिजनेस की बात कर रही है ना? हाँ, DCDL जो DLF और सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC का जॉइंट वेंचर है, उनकी ताज़ा रिपोर्ट अगर देखें तो रेंटल इनकम में 16% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 16%? हाँ, और अब ये सालाना गचपन 125 करोड़ रुपए हो गई है। उनका टोटल ऑपरेशनल पोर्टफोलियो 44.3 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। देखिए, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट थोड़ा सिक्लिकल होता है। कभी डिमांड बहुत हाई होती है, कभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से सेल्स गिर जाती हैं। लेकिन ये जो 55-125 करोड़ का रेंट साल दर साल आ रहा है ना, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सही बात है। और GIC जैसी ग्लोबल एंटिटी का पैसा इसमें लगा होना ये साबित करता है कि उन पर इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कितना गहरा है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की जब बात आती है तो DLF का शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे किसी फाइनेंशियल थ्रिलर जैसा लगता है। वो कैसे? प्रोमोटर्स के पास 74.08% हिस्सेदारी बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। उन्होंने अपनी इस मोनोपोली में अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं बेचा है। कॉन्फिडेंस दिखाता है ये। हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी घटकर 13.54% हुई है, लेकिन इस गैप को तुरंत भर दिया हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने। ओह, डोमेस्टिक फंड्स ने बाय किया? हाँ, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़कर 5.15% हो गई है। और स्रोत बताते हैं कि मार्च 2026 में ही गोल्डमैन सैक्स और ICICI Pru MF ने करीब 231 करोड़ के ब्लॉक डील्स किए हैं। ब्लॉक डील्स का सीधा मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी कोई छोटे-मोटे शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं। उन्हें इस बिजनेस मॉडल पर इतना भरोसा है कि वो एक साथ बल्क में पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल। FIIs का थोड़ा कम होना और म्यूचुअल फंड्स का बढ़ना इंडिया के मैक्रो ट्रेंड को भी दिखाता है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी इस वक्त अपने चरम पर है। SIPs का पैसा मार्केट में आ रहा है और फंड मैनेजर्स उस पैसे को ऐसी जगह पार्क कर रहे हैं जहां फिजिकल एसेट्स की बैकिंग हो और डेट ना हो,
तो यहाँ आके निवेश का एक बड़ा पहलू खुलता है। एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट पर कोई दाग नहीं है, लोकेशन मोट है, इंस्टीट्यूशनल पैसा लगातार आ रहा है, उसको स्टॉक मार्केट कैसे वैल्यू कर रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। अप्रैल 2026 के आंकड़े देखें तो डीएलएफ का शेयर प्राइस 720 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ट्रेलिंग पीई लगभग 42x है। ट्रेलिंग पी 42x होने का मतलब है कि मार्केट 1 रुपए की आमदनी पर 42 रुपए देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर ग्रोथ पर ट्रस्ट है। हाँ, और एनालिस्ट का जो कंसेंसस टारगेट निकल कर आ रहा है वो 850 से 950 के बीच है, यानी 18 से 32% तक का अपसाइड। लेकिन मार्केट में कभी एक तरफा बात नहीं होती, एक बुल केस होता है और एक बेयर केस। चलिए पहले बुल केस की बात करते हैं, जहां टारगेट 1100 रुपए का दिया गया है। 1100, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, और इसके पीछे का मैकेनिक्स समझना जरूरी है। पहला कारण है डीएलएफ का लगभग 80,000 करोड़ का सुपर लग्जरी लॉन्च पाइपलाइन, जिसमें द डालियाज शामिल है। राइट, अगर हम उनकी पोटेंशियल सेल्स को आने वाले सालों में कंपाउंड करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल हो जाता है। दूसरा फैक्टर है साइबर सिटी जैसे आईटी पार्क से आने वाला रेंट। हाँ, वो 5500 करोड़ वाला फिगर। एग्जैक्टली। कमर्शियल लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में हर साल एक फिक्स्ड रेंट एस्केलेशन क्लॉज होता है, तो जब रेंट हर साल कंपाउंड होता है और नए स्क्वायर फीट जुड़ते हैं तो वैल्यूएशन आसमान छूने लगती है। अगर प्री सेल्स और रेंट का साइकिल ऐसे ही चलता रहा तो 1100 का टारगेट बहुत रैशनल लगता है। लेकिन एक सटीक एनालिसिस के लिए हमें बेयर केस भी देखना पड़ेगा। बेयर केस में टारगेट आमतौर पर 550 का दिखाया गया है, जो कि काफी नीचे है अभी के प्राइस से। बिल्कुल। शेरोद ने इसके पीछे कुछ बड़ी चिंताएं दिखाई हैं। पहला है एनसीआर माइक्रो मार्केट पर डीएलएफ की अत्यधिक निर्भरता, उनका मैक्सिमम पैसा गुड़गांव से ही बनता है। दूसरा है लग्जरी सेगमेंट के इंटरेस्ट रेट्स पर सेंसिटिविटी, विशेषकर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में 20% तक की गिरावट आई थी। ये एआई वाला पॉइंट बहुत वैलिड है। सोचिए गुड़गांव का प्रीमियम और सुपर प्रीमियम मार्केट कौन चलाता है? सीएक्सओज, टेक फाउंडर्स या हाई पेइंग आईटी प्रोफेशनल्स। सही कहा। अगर एआई की वजह से आईटी सेक्टर में जॉब्स कम होती हैं या इंक्रीमेंट स्लो होते हैं तो उसका डायरेक्ट असर प्रीवियाना वाले सेगमेंट पर पड़ेगा, जो 7 से 12 करोड़ वाला ब्रैकेट है। राइट। और अगर रेजिडेंशियल डिमांड गिरती है तो ऑफिस स्पेसेस का अब्जॉर्प्शन भी तो कम होगा ना। साथ ही अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो एचएनआई निवेशक रियल एस्टेट छोड़कर सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक हाई नेटवर्थ इंसान इस पूरी इक्वेशन को अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस कैसे करें? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो एचएनआई निवेशकों के लिए डीएलएफ की प्रॉपर्टी खरीदना और डीएलएफ का स्टॉक खरीदना दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के हेज की तरह काम करते हैं। कैसे? थोड़ा समझाएं। प्रॉपर्टी जैसे कि द कैमेलियर्स में एक फ्लैट, वो इन्फ्लेशन के खिलाफ एक फिजिकल टैंजिबल हेज देती है। ये एक स्टेटस सिंबल है और कैपिटल प्रोटेक्ट करती है। Okay. दूसरी तरफ डीएलएफ का स्टॉक एक हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट है। ये निवेशक को उस कंपनी की कमर्शियल लीजिंग यानी उस 55-125 करोड़ के रेंटल पाई का छोटा सा हिस्सेदार बनाता है, जो कोई अकेले खुद तो नहीं खरीद सकता ना। तो दोनों का होना पोर्टफोलियो को रोबस्ट बनाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है चर्चा में। ये मोनोपोली, ये डेट फ्री नंबर सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन किसी भी मोनोपोली के साथ ना एक बड़ा रिस्क हमेशा जुड़ा होता है। आप गवर्नेंस और लीगल रिस्क की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आज के मार्केट में ESG, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। ये FIIs के लिए एक सॉलिड चेक बॉक्स है, जिसके बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट्स क्लियर नहीं होती। इसलिए डीएलएफ ने अपनी सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को ड्रास्टिकली अपग्रेड किया है हाल ही में। स्रोत भी यही बताते हैं। उनके 40.4 मिलियन स्क्वायर फीट के रेंटल पोर्टफोलियो को USGBC द्वारा लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, और लीड प्लैटिनम कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका प्रैक्टिकल असर ये है कि इन बिल्डिंग्स में एनर्जी और पानी की खपत बहुत कम होती है, जिससे जो कॉर्पोरेट टेनेंट्स हैं उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बचता है और बदले में डीएलएफ उनसे प्रीमियम रेंट चार्ज करता है। स्मार्ट मूव है। और उन्होंने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैकेनिज्म को भी लागू किया है नए प्रोजेक्ट्स में। यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इस तरह काम करते हैं कि सारा वेस्ट वाटर ट्रीट होकर वापस गार्डनिंग और फ्लशिंग में यूज हो जाता है। उनका पोर्टेबल वाटर यूज बैलेंस लगभग 0 पर है। परंतु ESG का जो G है यानी गवर्नेंस, वो हिस्सा थोड़ा चुनौतियों से भरा है।
स्रोतों में ना कुछ कंट्रोवर्सीज और लीगल केसेस का जिक्र है जिन पर हमें तथ्यों के आधार पर और बिना किसी पक्षपात के बात करनी चाहिए। जरूर, ठीक कहा आपने। मार्च 2026 की ताज़ा रिपोर्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव के लग्जरी होम्स में पानी और बिजली की समस्याओं पर एक सीबीआई प्रोब का आदेश दिया है और निवेशक ऐसी खबरों को आसानी से भुलाते नहीं हैं। इसका एक बड़ा इतिहास भी रहा है। 2011 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने DLF पर बिलारे और पार्क प्लेस प्रोजेक्ट्स में अनफेयर प्राइसिंग का आरोप लगाया था और 630 करोड़ का भारी फाइन लगा था उन पर। बाप रे, 630 करोड़। हाँ, और 2013 का अमरपुर विलेज लैंड ग्रैब केस भी काफी सुर्खियों में था, जिसमें 50 एकड़ जमीन का मुद्दा था। उसमें कुछ नेता और बिजनेसमैन थे, जिस पर बाद में CBI जांच हुई थी। तथ्यों के हिसाब से ये कंट्रोवर्सीज पब्लिक डोमेन में एकदम क्लियर है, पर यहाँ मुझे एक बहुत ही टेक्निकल पैराडॉक्स लगता है। कैसा पैराडॉक्स? आमतौर पर किसी कंपनी पर CBI प्रोब हो या 600 करोड़ का फाइन लगे तो उसका स्टॉक क्रैश होना चाहिए, है ना? सेल्स रुक जानी चाहिए। इस एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या इन विवादों का असर DLF की ब्रांड वैल्यू पर वैसे पड़ता है जैसा आम रिटेल निवेशक सोचते हैं? तो डेटा क्या कहता है? अगर हम डेटा देखें तो सीधा सा जवाब है नहीं। रियल एस्टेट मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों इन लोकलाइज्ड रिस्क्स को एक इंडस्ट्री वाइड टैक्स की तरह पहले से ही प्राइस इन कर चुके होते हैं। ओह, तो उन्हें सरप्राइज नहीं होता? बिल्कुल। देखिए, सेकेंडरी मार्केट में आज भी 45 से 90 दिन की हाई लिक्विडिटी चल रही है। म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है कि लैंड एक्विजिशन वाले रेगुलेटेड सेक्टर में लीगल स्क्रूटनी तो आनी ही है। राइट। मार्केट को DLF के लीगल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर भरोसा है कि वो इन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कोर डिलीवरी नहीं रुकती उनकी, और बायर्स आखिर में एग्जीक्यूशन को ही सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। इस पैराडॉक्स का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एग्जीक्यूशन और फिजिकल प्रोडक्ट का अपील अगर इतना जोरदार हो तो मार्केट दूसरी खामियों को डिसरिगार्ड कर देता है। वही दिख रहा है यहाँ। अगर हम आज के इस चर्चा के सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ जोड़ें तो DLF की कहानी अब सिर्फ एक बिल्डर से आगे निकलकर एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बन चुकी है। सही बताया। गोल्फ कोर्स रोड की वो विंटेज लिमिटेड एडिशन अपील और SPR की टेक स्टॉक जैसी ग्रोथ उनकी ताकत है। डेट फ्री बैलेंस शीट और 5500 करोड़ का रेंट उन्हें साइकिल से प्रोटेक्ट करता है। चाहे बेयर मार्केट हो या लीगल स्क्रूटनी, फाउंडेशन काफी मजबूत है उनकी। लेकिन जाते जाते श्रोताओं में छुपी एक ऐसी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई अब तक। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि DLF चेन्नई में DLF डाउनटाउन तारामनी नाम के IT पार्क में लगभग 5000 करोड़ का निवेश कर रहा है। 5000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा कैपेक्स है। हाँ, और ये 6.8 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है। जब ये पूरा होगा ना तो चेन्नई में उनका कमर्शियल पोर्टफोलियो 14 मिलियन स्क्वायर फीट का हो जाएगा। ये कोई आम एक्सपेंशन नहीं लग रहा मुझे। ये NCR पर जो उनकी अत्यधिक निर्भरता थी ना, जैसे NCR कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं, उसको तोड़ने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट दिख रहा है। और इसी स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट से एक आखिरी विचारोत्तेजक मुद्दा निकल कर आता है जिस पर मेरे ख्याल से हर निवेशक को सोचना चाहिए। क्या है वो सवाल? क्या DLF गुड़गांव में अपने बनाए हुए किले के बाहर निकलकर चेन्नई, हैदराबाद या दूसरे शहरों में नए गुड़गांव बनाने का बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं? एक पैन इंडिया मॉडल। हाँ, और अगर वो सच में पैन इंडिया मॉडल अपनाते हैं तो क्या आने वाले 10 सालों में गुड़गांव का वो जो एक्सक्लूसिव लोकेशन मोट है उसकी अपील थोड़ी कम हो जाएगी? क्योंकि अगर वो द कमेलिया जैसा प्रोजेक्ट दूसरे शहरों में बनाएंगे तो एक्सक्लूसिविटी सिर्फ एक पिन कोड तक तो नहीं बचेगी ना। बिल्कुल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नया निवेश DLF को NCR की एक मोनोपोली से उठाकर पूरे भारत की एक अनस्टॉपेबल रियल एस्टेट मोनोपोली बना दे। यही तो सोचने वाली बात है। मार्केट में निवेश करते वक्त ऐसे ही डीप सवाल एक आम एनालिसिस को वेल्थ क्रिएशन में बदलते हैं। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। इन फाइनेंशियल नंबर्स और बदलते रियल एस्टेट नक्शे पर गहरी नजर बनाए रखिए।